तो दोस्तों अगर हम मार्केट की बात करें तो देखिए मार्केट में हमको अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 2 क्वार्टर से अगर मैं बात करूँ तो मार्केट का टॉप लगा था आई थिंक अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और उसके बाद आप देखिए तो मार्केट में एक दिशा नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ही हमको मार्केट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन है दोस्तों सबसे बड़ा, एक तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हमको जो है ग्लोबल इकोनॉमीज में देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल एक बड़ा रीज़न है, टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। साथ ही साथ सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, उसकी वजह से आप देखिए कमोडिटी इन्फ्लेशन है, उसका असर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब चाइना की बात करते हो तो अगेन यहाँ पर कोविड केसेस में लगातार राइज हमको देखने को मिल रहा है, और लगातार जो है शंघाई बीजिंग की बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और सप्लाई चेन डिसरप्शन की यहाँ पर जो है कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में हमको दिशा नहीं देखने को मिल रही, और इनफैक्ट मार्केट हमको नीचे ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज की हम बात करें तो आज भी आप देखेंगे तो मार्केट में हमको 180 पॉइंट्स और 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये सारे रीज़न है जो पिछले कई टाइम से चल रहे हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें गिरावट की तो इसके पीछे दोस्तों 3 बड़े बड़े कारण हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके इंपैक्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और मार्केट की क्या दिशा रह सकती है, कहां तक मार्केट और आ सकता है शॉर्ट टर्म में, उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर निवेश करना है या नहीं करना है। अभी हमको अपनी पोजीशंस को यहाँ पर काट लेना चाहिए, बाद में निवेश करना चाहिए, किस माइंडसेट से हमको यहाँ पर निवेश करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एज ए लॉन्ग टर्म हमारे यहाँ पर क्या माइंडसेट रहना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी पोजीशंस को आपको यहाँ पर कैसे मैनेज करना है वो हम बात करेंगे, और क्यों आपको यहाँ पर देखिए मार्केट में बने रहना है उसके पीछे के रीजंस की हम बात करेंगे। मार्केट में निकलने के कई सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मार्केट में बने रहने के कुछ यहाँ पर रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कौन से सेक्टर में आपको अभी फोकस करना चाहिए वो मैं आपके साथ बात करूंगा विद रीजन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम रीजंस की बात करते हैं। सबसे बड़ा और पहला रीजन आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि फेड मीटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन की मीटिंग होती है, तो कल हमको यहाँ पर डिसीजन आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट में एक बड़ा ओवरहैंग है आज के दिन। और यहाँ पर ऑलरेडी हालांकि यहाँ पर पता है सबको कि 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर हाइक की जा सकती है। फेड ने भी यहाँ पर इसके ऑलरेडी हिंट दे दिए हैं। लेकिन बाय चांस अगर यहाँ पर कोई सरप्राइज आता है और 75 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर हाइक हमको आती हुई देखने को मिली, तो आप मान के चलिएगा मार्केट्स में हमको एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, फेड का यहाँ पर क्या डिसीजन आता है, क्या स्टेटमेंट आते हैं, तो कल के दिन हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आज के दिन का बड़ा ओवरहैंग है। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन बात करें तो आज यहाँ पर एक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी का ट्वीट और जो है आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आता हुआ हमको देखने को मिला। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले की बात है कि 2 बजे यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली, जिसमें जो शक्तिकांता दास जी है कि यहाँ पर स्टेटमेंट देने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर या फिर लिक्विडिटी को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि फेड की मीटिंग भी हमको पैरेलली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर लेट्स सी क्या आता है। और इसकी वजह से मार्केट में एक सडन हमको फॉल देखने को मिला। जैसे ये स्टेटमेंट आया, मार्केट में हमको एक सडन जो है आप कह सकते हैं कि प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट, लेकिन मुझे लगता है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अभी बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों? उसके पीछे रीजन है एलआईसी का आईपीओ। एलआईसी का आईपीओ मार्केट में आज ओपन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कोई आरबीआई यहाँ पर एक ऐसा सरप्राइजिंग मूव लेगी कि यहाँ पर लिक्विडिटी को लेकर या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर ऐसी बात की जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एलआईसी का आईपीओ जो है 21,000 करोड़ का यहाँ पर जो ये डाइवर्समेंट कर रहे हैं, जो ये पैसा रेस करने की बात हो रही है, इस पर थोड़ी सी खटास पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ को अच्छी तरीके से फ्लोट करवाया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो लेट्स यहाँ पर 2 बजे क्या मीटिंग होती है, क्या स्टेटमेंट आता है, उस पर सबकी नज़र यहाँ पर रहने वाली है। अगर यहाँ पर कुछ भी दोस्तों यहाँ पर सरप्राइजिंग आया जो मार्केट को पसंद नहीं आया, तो आप उम्मीद कीजिएगा, एक्सपेक्ट कीजिएगा मार्केट में हमको और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये है दोस्तों दूसरा रीजन। तीसरे रीजन की हम बात करते हैं तो आज ही की दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, ईयू प्रपोजेस ग्रेजुअल बैन ऑन रशिया ऑयल इन 6th राउंड ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट मॉस्को। तो ईयू जो है प्रपोज कर रहा है कि रशियन ऑयल यहाँ पर बैन किया जाए। जी हाँ, तो ग्रेजुअल बैन यहाँ पर हो सकता है और फर्दर सैंक्शन यहाँ पर रशियन ऑयल पे लगाए जा सकते हैं, जो अगेन यूरोप की इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि रशिया पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है यूरोप इन नेचुरल गैस, या फिर हम क्रूड की बात करें। तो अगर ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया, बैन किया गया, तो इकोनॉमी में ज़रूर एक शॉर्ट टर्म हमको यहाँ पर डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से आप देखिए जैसे ही यहाँ पर अपडेट आई यूके के, जब हमको यहाँ पर बात करते हैं
यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुए यूरोप के, तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हमको देखने को मिला, ठीक है। रेड में ही आज सारे मार्केट हमको ओपन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब ये जो है इसकी वजह से आप देखें तो यूके ऑयल की बात करें, यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें, तो आज उबाल पे है। देखिए 3% हमको, ऑलमोस्ट 3% ऊपर देखने को मिल रहा है। 108 की 109 के आसपास हमको यहाँ पर अब प्रति बैरल क्रूड ऑयल जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगेन क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इसका भी असर हमको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन एक जो पॉजिटिव मुझे यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ये है कि अगर रशिया का यहाँ पर ऑयल बैन किया गया यूरोप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी दोस्तों बातें चल रही है कि जो है क्रूड ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट करेगा रशिया से, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे। तो यहाँ पर लेट्स सी कितना डिस्काउंट रेट पे जो है क्रूड ऑयल रशिया से यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर डिस्काउंट अच्छा मिला तो अगेन पॉजिटिव होगा, लेकिन लेट्स सी, ये बात की बात है। लेकिन ये जो है एक डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से हमको क्रूड ऑयल यहाँ पर वापस से उबाल मारता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों तीसरा रीज़न है जो है यूरोप ने यहाँ पर सैंक्शन लगाए हैं रशियन ऑयल पे। अब मार्केट की बात करते हैं, मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए आज की बात करें तो करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट है, और मार्केट आपने देखा कि जो है लोअर हाइज हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर यहाँ से और मार्केट गिरा तो आप मान के चलिए 16,400 तक यहाँ पर मार्केट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और उससे फर्दर गिरावट हुई तो उसके बाद एक और ज़बरदस्त सपोर्ट है करीब करीब यहाँ पर 15,570 के आसपास। तो ये जो लेवल्स है लेट्स यहाँ पर आते हैं नहीं, लेकिन दोस्तों अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा, एलआईसी के आईपीओ के बाद लिक्विडिटी स्क्वीज हुई और इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करती है आरबीआई भी, और साथ ही साथ फेड भी यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग मूव लेती है, तो मान के चलिएगा 15,500 तक हमको ये मार्केट आएगा। लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पर आता है तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी होगी। जी दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म निवेशक को इस माइंडसेट से सोचना है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा हमको ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम चार्ट आपके सामने ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट हमको हमेशा ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी खासी हमको करेक्शन आती हुई देखने को मिली। पास्ट में कई बार ऐसे जो हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। कोविड की बात कर लीजिए, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर लीजिए, अरशद मेहता स्कैम की बात कर लीजिए, डॉट कॉम बबल की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर हम एलटीसीजी टैक्स की बात कर लेते हैं, कुछ भी बात कर लीजिए दोस्तों, सारे इन 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 इवेंट्स को ऑब्जॉर्व करके आज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और आगे आने वाले समय में इंडिया यहाँ से और ग्रो करेगा। उसके पीछे के रीज़न मैं बात बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए ग्लोबल लेवल पे काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ है, लेकिन डेफिनेटली मैं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको देखने को मिल रही है। पॉलिसीज यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे हो रहे हैं। पीएलआई स्कीम की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा जो फार्मा सेक्टर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर, इन सभी जगह पीएलआई स्कीम आ रही है, तो उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हमारा एक्सपोर्ट डेटा आप देखिए दोस्तों, जो हमारा आउटबाउंड ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है किसी भी इकोनॉमी के लिए। हमारे जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फाइनेंशियल हाउस होल्ड सेविंग लगातार कैपिटल मार्केट्स में आ रही है। आपने देखा एफआईएस ने इतनी सेलिंग करी, लेकिन डीआईएस ने यहाँ पर और रिटेलर्स ने मिलकर पूरे मार्केट को बचाया हुआ। तो जब एफआईएस वापस आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त रैली हमको देखने को मिल सकती है। इंफ्रा पुश, डिजिटाइजेशन पुश, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, जहाँ पर इंडिया की ग्रोथ यहाँ पर विजिबल नजर आती है। और डेफिनेटली क्रूड ऑयल को लेकर एक प्रेशर है, लेकिन हमारा इंपोर्ट जो बिल है दोस्तों अब यहाँ पर लगातार कम होएगा आने वाले समय में, और एक्सपोर्ट बिल हमारा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो हमारा आईटी सेक्टर है वो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। और यही एक रीज़न है कि मुझे लगता है 2 सेक्टर में हमको निवेश करना चाहिए। अभी बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का आप कह सकते हैं कि ये जो सेक्टर है एक मिरर है, एक बैकबोन है। तो बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बैंक गजब का यहाँ पर जो है परफॉर्म करेंगे। आज आप कोटक बैंक के नंबर देखिए, क्या शानदार नंबर आए हैं, और कोटक बैंक के जैसे ही नंबर आए आप देखिए क्या शानदार तेजी हमको देखने को मिल रही है। इसके नंबर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करें कि आपको यहाँ पर क्यों निवेश करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सेक्टर उसके पर आईटी सेक्टर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट है हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्विसिंग इंडस्ट्री है वो आप कह सकते हैं कि पूरी जो टेक्नोलॉजी जायंट्स है उनके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करती है, सर्विस उनको प्रोवाइड करती है। और लो कॉस्ट यहाँ पर जो है लेबर है, उसकी वजह से हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगा ऐसा मुझे लगता है। और प्रोडक्ट कंपनीज भी लगातार छोटी छोटी हैं अभी, तो आगे ग्रो कर सकती है। लेकिन सर्विस सेक्टर में टॉप टीयर 1 कंपनी और टीयर 2 कंपनी आपको यहाँ पर जरूर नजर रखनी चाहिए, और काफी करेक्शन भी आ चुका है। तो ये 2 सेक्टर आपको जरूर निवेश करने चाहिए। और ऊपर से एक और रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही का यहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट है पीएम मोदी की तरफ से, दोज नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। चलिए मैं आपको पूरा स्टेटमेंट बता देता हूं, आप देख सकते हैं क्या कहा उन्होंने।
उन्होंने कहा है कि देखिए These days, the term FOMO और fear of missing out is gaining traction on social media. Looking at India reform, तो जिस प्रकार के रिफॉर्म्स इंडिया में हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आ रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि आई कैन से दैट दोज हु डोंट इन्वेस्ट इन आवर नेशन विल सर्टेनली मिस आउट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड एट द इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम कोपनहेगन में जो ये हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया में निवेश नहीं कर रहा वो डेफिनेटली यहाँ पर मिस आउट कर जाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार के रिफॉर्म्स और जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है, इंडिया की जर्नी यहाँ से दोस्तों अभी स्टार्ट हुई है। अभी इंडिया जो है एक बुल फेज में है। हो सकता है ऐसे थोड़ा बहुत एक बुल मार्केट में जो है एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिले, जो हमेशा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बुल फेज हमेशा एक लीनियर मोमेंटम में नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, लेकिन उसके बाद फिर से हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको आईटी सेक्टर पे अभी फोकस करना चाहिए। ठीक है, अभी आप यहाँ पर वेट अपना बढ़ा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अपना वेट बढ़ा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आप थोड़ा सा कम फोकस रख सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे थोड़ा कम फोकस रख सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से आप देखिए कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी कम हो सकती है। टाइटन की आप देखिए, टाइटन आज क्यों गिरा है? क्योंकि डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर गिरावट हुई है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ये सेक्टर हो सकता है अगले एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में प्रेशर में रहे। लेकिन आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आपको हर गिरावट पे यहाँ पर निवेश करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा आप वेटेज बढ़ा सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। बाकी आपका डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपको इंडिया में निवेश करना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म निवेशक की तरह सोचिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट से निकल जाएंगे तो फिर शायद आपको यहाँ पर मौका ना मिले बाइंग करने का, क्योंकि एग्जिट करेंगे पोर्टफोलियो को फिर वहाँ पर निवेश करेंगे तो आपको वो चीज़, मेरे ख्याल से आप वहाँ पर कन्विक्शन नहीं बैठ पाएगा आपका। हो सकता है मार्केट में आप बॉटम पकड़ ले, लेकिन 99 टाइम्स ऐसा हो नहीं पाएगा। 1% हो सकता है करेक्ट हो जाए, लेकिन 99% में आप बॉटम नहीं पिक कर पाएंगे। तो बॉटम फिशिंग से अच्छा है कि मार्केट में यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में। अभी आप मौका है कि अपने SIP को डिप्लॉय कीजिए। तो ये है दोस्तों एनालिसिस, रीजन हमने बात कर लिया, और क्यों आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए इंडिया में, क्यों आपको यहाँ पर इंडिया पे बैट करना है, इसके बारे में कई बार बात करते हैं। फिर से मैं बात करूंगा कि आपको धीरे धीरे अपनी SIP यहाँ पर निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास 1 लाख रुपए है मान लीजिए, तो आपने यहाँ पर पूरे 1 लाख लगा दिए। नहीं दोस्तों, अभी आप क्या कीजिए, 20,000 रुपये लगाइए इस गिरावट पे, फिर अगली गिरावट पे फिर 30,000 रुपये आप लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर आप 50,000 रुपये लगा सकते हैं। तो अपनी SIP को, अपने अपने यहाँ पर कैश को 3 या 4 जो है ट्रांचेस में निवेश कीजिए, या फिर जो है अपनी और भी आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 ट्रांचेस, 4 ट्रांचेस, 5 ट्रांचेस में ऐसे डिसाइड जो है डिप्लॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि एक साथ निवेश कीजिए, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आपकी एवरेज कॉस्ट वहाँ पर डाउन आ जाएगी। अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश कीजिए, ऐसा नहीं है कि खराब जो है क्वालिटी में जा रहे हैं, क्वालिटी में निवेश कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।